हेलो एंड वेलकम टू आवर म्यूचुअल फंड शो वेयर वी ट्राई एंड सिंप्लीफाई म्यूचुअल फंड्स फॉर यू। और आज हम बात करेंगे पैसिव फंड्स की। पैसिव फंड्स जो लो कॉस्ट होते हैं, मार्केट लिंक्ड होते हैं और मिरर करते हैं इंडेक्स के रिटर्न्स को। इफ अगर आपने कभी सोचा हो कि आपको ज्यादा मार्केट ट्रैक करने का टाइम नहीं मिलता है, तो आप म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करें, तो पैसिव फंड्स जो है वो एक ऑप्शन हो सकता है। इनको अच्छे से समझने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, मिस्टर हिमेश भाटिया। इज ईडी एंड सीईओ ऑफ एंजल वन एएमसी। वेरी गुड आफ्टरनून भाटिया जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। नमस्कार गीतू जी, और शो पे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। आवर प्लेजर सर। हिमेश सर, चलिए हम पैसिव फंड्स की बात करते हैं। और अगर हम पिछले एक डेढ़ साल में देखें तो पैसिव फंड्स में जो फ्लो है रिटेल का, वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और पैसिव फंड की तरफ रुझान है, इंटरेस्ट है, वो इन्वेस्टर्स का बढ़ता जा रहा है। क्या मार्केट्स में जो हम वोलेटिलिटी देख रहे हैं, इज दैट वन ऑफ द कॉज फॉर मूव टुवर्ड्स पैसिव फंड्स? नहीं, देखिए, अगर आप मुझे पूछे कि इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है तो अ, इसमें मुझे आपको हिस्ट्री पे ले जाना पड़ेगा, मतलब जी सीइंग द ग्रोथ, राइट। तो फर्स्ट डिकेड में अगर आप देखें, लास्ट 2 डिकेड से 2.5 डिकेड से पैसिव फंड है, और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि ये कंप्लीट जर्नी का मैं पार्ट रहा हूँ। आई हैव बीन फॉर्चुनेट। तो फर्स्ट डिकेड आप देखें तो फ्लैटिश ग्रोथ था एयूएम में। जी। अगर आपको ध्यान होगा तो देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड बेंचमार्क एएमसी. Okay, यस। I was fortunate with Pioneer ETFs in India. So I was fortunate to be part of that company. एक decade, we were the only company focusing on ETFs and index funds. फिर जो उसके बाद वाला डिकेड शुरू हुआ, विच एंडेड इन 2020, उस डिकेड को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो फर्स्ट पार्ट में देर वर फ्यू इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स विद हैपन। तो जो डिसइन्वेस्टमेंट ईटीएफ लॉन्च हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी किया था तभी, जी तो उससे ईटीएफ की काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ी। स्लोली जी पेंशन फंड स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग in the first half of that decade. Second half of that decade, we saw a lot of regulatory changes also. For example, scheme का जो categorization था, ये सर्कुलर, इफ आई रिमेम्बर इट राइट, 2017 के 18 में आया था शायद। एंड तो स्कीम कैटेगराइजेशन सर्कुलर के बाद लार्ज मिड स्मॉल क्लियरली डिफाइन हो गया। बेंचमार्किंग में क्लियर कंप्लीट क्लैरिटी आ गई, कि जैसे कई सारे फंड, एक्टिव फंड अपने आप को प्राइस इंडेक्स से कंपेयर कर रहे थे, तो रेगुलेटर का क्लियर कट गाइडलाइंस आ गई कि नाउ यू टू कंपेयर योरसेल्फ ओनली विद द टोटल रिटर्न्स इंडेक्स, जहाँ पे आपके इंडेक्स में प्राइस मूवमेंट के अलावा डिविडेंड भी बिल्ड होता है, राइट। So a lot of changes happened in last decade, in the decade ending 2020, and slowly with rise in the education and awareness and digital means, जहाँ पे इन्वेस्टर बहुत इजीली देख सकता है कि एक्टिव फंड्स में आउट परफॉर्मेंस है, अंडर परफॉर्मेंस है, एंड हाउ आर पैसिव फंड्स परफॉर्मिंग। विथ राइज इन एजुकेशन हमने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ा, right? Gradually, it didn't happen overnight, it happened जी gradually. So a lot of these factors have contributed towards growth of the passive funds, and but I will still say कि अभी तो growth शुरू हुई है। ठीक है, lots to come, and retail and HNIs have yet to participate in a big way in passive funds, I believe. हिमेश सर, एक तरफ ये भी माना जा रहा है क्योंकि मार्केट्स काफी चैलेंजिंग हो गए हैं। काफी अप्स एंड डाउन हमने पिछले 1 से 2 सालों में मार्केट्स में देखा है। तो ये माना जा रहा है कि एक्टिव फंड्स जो है वो उनके लिए एटमॉस्फेयर और चैलेंजिंग हो गया, रिटर्न्स जनरेट करना और चैलेंजिंग हो गया। तो इट्स बेटर टू शिफ्ट टू पैसिव फंड। इज दैट वन ऑफ द रीजंस? देखिए, लास्ट 1-2 साल नहीं, आई विल से कि see there is a science behind this. What the point I'm trying to make here is कि हमने एक एनालिसिस किया, ठीक है, जिसमें हमने देखा जी कि कुछ इंडिया में देर आर सम 20-21,000 एंटिटीज हु आर देयर इनटू द बिजनेस ऑफ जनरेटिंग अल्फा। अल्फा क्या होता है कि अगर बेंचमार्क इंडेक्स ने 15% रिटर्न जनरेट किया, तो एवरीबडी हु इज ट्राइंग टू बीट द मार्केट हैज टू जनरेट रिटर्न ओवर एंड अबाउट द राइट बेंचमार्क, राइट। तो जब 20-21 हजार एंटिटी आर इनटू द बिजनेस ऑफ जनरेटिंग अल्फा स्प्रेड अक्रॉस से म्यूचुअल फंड, एआईएफ, पीएमएस, एफपीआई, एक बॉक्सिंग रिंग की तरह है। एवरीबडी इज ट्राइंग टू बॉक्स ईच अदर, ठीक है, एंड पीपल आर ट्राइंग टू बीट द मार्केट एंड जी जनरेट द अल्फा। अब क्या होता है, जी अल्टीमेटली अल्फा जनरेशन, जो अल्फा एक्सेस रिटर्न जनरेट होता है बेंचमार्क के ऊपर,
इट इज अ जीरो सम गेम. व्हाट आई मीन बाय जीरो सम गेम इज, अगर मार्केट ने 13 से 14% रिटर्न अगर दिया, लेट्स टेक द जी। एग्जांपल ऑफ निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स, ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट 95% ऑफ द मार्केट कवर होता है. अगर उस इंडेक्स ने 13-14% रिटर्न दिया एंड सम स्कीम हैज जनरेटेड से 16% रिटर्न, तो 2 से 3% रिटर्न जो बेंचमार्क के ऊपर जनरेट हुआ उसको अल्फा कहेंगे. अब अगर 3% रिटर्न अगर बेंचमार्क के ऊपर जनरेट हो रहा है तो somebody else has to underperform to that extent, to the extent of that 3%. That's why we say कि जो अल्फा जनरेशन है, that is a zero sum game, right? तो अब क्या होता है, with more and more financialization of savings happening, more and more money flowing into mutual funds, it is becoming and will become more and more challenging for active fund managers to keep choosing the best stocks which will outperform in the future. And then वहीं पे हो जाता है कि then they become benchmark hugging, and ultimately क्या होता है, the cost which are charged in the active fund are much higher as compared to the passive funds. If and that is what leads to underperformance of the active funds in the long run. So ये similar trend यूएस में भी देखा गया, इंडिया में भी हम सिमिलर ट्रेंड देख रहे हैं. तो कई सालों से ये चल रहा है एंड नाउ इट इज गोइंग डाउन इनटू डिफरेंट सेगमेंट. पहले लार्ज कैप में था, अब मिड एंड स्मॉल कैप में भी काफी अंडर परफॉर्मेंस आने लग गया है. और जो डेटा हमारे पास है बहुत क्लियरली कहता है लार्ज कैप में ऑलमोस्ट 70 से 80% ऑफ द फंड आर अंडर परफॉर्मिंग द राइट बेंचमार्क. अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड राइट बेंचमार्क. मिड एंड स्मॉल कैप जो कंप्लीटली इम्यून टेरिटरी मानी जाती थी कि वी कैन जनरेट अल्फा देयर, मिड एंड स्मॉल कैप में भी काफी अंडर परफॉर्मेंसेज आ गए टू द एक्सटेंट ऑफ 70 to 80% और इन लॉन्ग रन. while I say long run, for period ranging between 5 to 10 years, right? So that is happening and it is only going to increase over a period of time. The challenges with alpha generation are only going to increase. इवन सर हमने रिसेंटली करेक्शन देखी मार्केट में, पहले मार्च तक तो हम करेक्ट हो रहे थे, उसके बाद मार्च में अप्रैल जून तक थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिली, अब फिर से एक बार करेक्शन शुरू हुई है बिकॉज ऑफ वी ऑल नो टैरिफ टेंट्रम्स ऑफ मिस्टर ट्रम्प. तो करंट वैल्यूएशंस आपको अब कितनी कंफर्टेबल है आप करंट वैल्यूएशंस को देखते हुए, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी करेक्टेड अराउंड 800 प्लस पॉइंट्स फॉर निफ्टी. और सर हम मिड कैप और स्मॉल कैप में हमेशा से कहते रहे हैं अभी भी फ्रॉथ है, अभी भी फ्रॉथ है. फ्रॉथ खत्म हुई है अभी भी है? देखिए, वैल्यूएशन पे तो कमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है. देयर इज लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी व्हाइल यू कमेंट ऑन द वैल्यूएशन. बट गिवन दैट आपने मिड एंड स्मॉल कैप की बात करी है, देखिए मैं यही समझता हूँ कि अगर इन्वेस्टर्स मिड एंड स्मॉल कैप में निवेश करते हैं तो लंबी अवधि के लिए ही करना चाहिए. जब मैं लंबी अवधि कहता हूँ, दे शुड इन्वेस्ट, दे शुड हैव अ होराइजन ऑफ एटलीस्ट 7 to 10 years इज व्हाट आई विल से. Okay, nothing less than that. Reason, हमने again we do lot of this data analysis and हमने एक rolling SIP analysis किया था जिसमें हमने निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स और स्मॉल कैप 250 इंडेक्स पे एनालिसिस किया था कि ओवर 7 to 10 years the returns range between almost 14% to 17%. ठीक है, while I say rolling SIP, different point of time अगर किसी ने SIP किया then how it would have performed. तो एक 14 से 17% का लंबी अवधि का रिटर्न रहा है. सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, अगर इन्वेस्टर 7 साल से ऊपर अगर इन्वेस्टेड रहा 2005 से 2025 के पीरियड के बीच में, जो ऑलमोस्ट 20 साल का पीरियड है, इस 20 साल में कोई भी 7 साल का अगर उनका अगर निवेश रहा टोटल होराइजन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव रिटर्न वाज ऑलमोस्ट जीरो इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप में कुछ 3-4% ऑब्जर्वेशन थे जहाँ पे नेगेटिव रिटर्न आया था. एंड ओवर 10 years तो ऑलमोस्ट 1% ऑब्जर्वेशन थे. तो द पॉइंट मैं जो यहाँ पे कह रहा हूँ वो, मिड एंड स्मॉल कैप में अगर एंटर होना है तो 7 साल से 10 साल का होराइजन लेके करें. क्योंकि हिस्टोरिक, अब फ्यूचर तो पता नहीं, क्रिस्टल बॉल तो मेरे पास है नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा, बता नहीं सकते हैं. लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो 20 साल के पीरियड में कोई भी 7 और 10 साल के पीरियड में इन्वेस्टेड रहे अगर निवेशक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव रिटर्न वाज ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो एंड द रिटर्न्स आर आल्सो quite encouraging, right? So you have to just keep that in mind while entering the mid and small cap space. And long Short term term के लिए investing mid and small always cap is space नहीं है. Very clearly, right. somebody wants to make money in 1 and 3 years.
very difficult to make money. Then it is just a random chance. You don't know what is going to happen, right? जी. You have to, the probabilities are better if you invest over 7 to 10 years in this segment. आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें आदत गलत लग गई ना, बिकॉज जो नए इन्वेस्टर्स हमारे कोविड के टाइम पे जुड़े हैं, उनको वही लगा कि मार्केट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है, वो है ऊपर और उनको वो 3 साल में बहुत ही बेहतर रिटर्न्स मिले। वो चाहते हैं कि अब इन्वेस्टमेंट उनकी वैसी ही चलती रहे एंड दे गेट मल्टीपल रिटर्न्स, व्हिच इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट यस, आपने जैसे कहा कि स्मॉल और मिड कैप में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे तो काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट हो सकते हैं। सर, वेल्थ मैनेजर्स का परसेप्शन कैसे चेंज हुआ है टुवर्ड्स ईटीएफ्स एंड इंडेक्स फंड्स? क्योंकि पहले जो वेल्थ मैनेजर्स थे, दे वर मोस्टली इनटू एक्टिव फंड्स, राइट? तो हाउ डज दिस परसेप्शन चेंज? तो देखिए, अगर हम ETF का मैं आपको अगर ब्रेकअप दूं, तो ETF इज डायरेक्ट टू क्लाइंट प्रोडक्ट, राइट? वहाँ पे वी हैव सीन पार्टिसिपेशन कमिंग अक्रॉस इन्वेस्टर कैटेगरी फ्रॉम रिटेल टू HNI टू इवन इंस्टीट्यूशन, राइट? एंड अगर हम इंडेक्स फंड का अगर AUM का ब्रेकअप देखें तो ऑलमोस्ट 72% इज ऑल डायरेक्ट, 25 to 28% इज ड्रिवन थ्रू इंटरमीडियरीज। एंड स्पेशली अगर हम वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट की बात करें तो वी सीन दैट ट्रेंड पिकिंग अप के लास्ट कपल ऑफ इयर्स में, लास्ट 2 से 3 साल में लॉट ऑफ वेल्थ मैनेजर्स हैव स्टार्टेड यूजिंग इंडेक्स फंड्स, especially the smart beta ones, जो smart beta category है, which is nothing but your quant funds, right? So factor indices have काफी a lot of these wealth managers have started using and offering to their clients। overall portfolio जो बन रहा है उसमें एक जगह बनाई हुई है स्मार्ट बीटा की, स्मार्ट बीटा फंड्स की, और वहाँ पे इंडेक्स फंड्स फिट हो रहे हैं और उनकी यूटिलिटी है अपार्ट फ्रॉम द अदर ट्रेडिशनल फंड्स। But we see that over a period of time, this trend will also pick up, and we'll see more and more wealth managers start using the ETFs and index funds as part of building the overall client's portfolio. हेमंत सर, अभी भी अगर आप निवेशक को देखिए, एक रिटेल इन्वेस्टर को, उसको ये समझाना बहुत मुश्किल होता है कि पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करिए, आप सेफ रहेंगे, कैपिटल इरोजन कम होगा विजा विज एक्टिव फंड्स। और एक्टिव फंड्स में आप फंड मैनेजर पे सब कुछ निर्भर करता है। फॉर इंडेक्स फंड्स में you are bit safe because you have exposure to so many diversified stocks in that index at one go. So कितना चैलेंजिंग है ये अभी कन्विंस करना है रिटेल इन्वेस्टर को कि पैसिव फंड्स आर मच मोर बेटर देन एक्टिव फंड्स? देखिए क्या है, अब ऑलमोस्ट 2 डिकेड, ऑलमोस्ट 1.5 to 2 डिकेड, तो मेरा पूरा पैसिव फंड की पूरे इवोल्यूशन में हमने देखा है कि पूरा टाइम हमने काफी स्पेंड किया है इस स्पेस में। सिंप्लिसिटी, ठीक है, सिंप्लिसिटी, सिंपल प्रोडक्ट्स कैसे वेल्थ जनरेट करते हैं ये कन्विंस करना हमेशा से डिफिकल्ट रहा है, ठीक है। इन्वेस्टरों को कई बार लगता है, एंड वो कई बार क्या है, वो परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स कैन जनरेट बेटर रिटर्न्स इफ द प्रोडक्ट इज सिंपल, देयर समथिंग मिसिंग, राइट? नाउ दैट इज चेंजिंग, दैट हैज चेंज एंड इज कंटिन्यूसली चेंजिंग over years because of the education which is happening, investor education हो रहे हैं, digital modes है जहाँ पे now investors are being made aware that alpha generation is not so easy, and वो जो perception है कि फंड मैनेजर के पास क्रिस्टल बॉल है and fund manager can beat markets on consistent basis, now that perception is changing now, okay? over years it has taken effort to change that perception, अभी भी completely change नहीं हुआ है, but it is changing positively, and investor को अब थ्रू एजुकेशन समझ रहा है कि कोई भी फंड मैनेजर आज मार्केट पे बीट करेगा तो nobody can beat it on consistent basis, right? and consistent basis पे आज कुछ साल एक फंड हाउस टॉप पे रहेगा, उसके बाद कोई दूसरा फंड हाउस होगा, फिर कोई तीसरा फंड हाउस होगा, तो वो रोटेशन में चलता रहेगा। बिकॉज एज आई स्पोक इन अवर अर्लियर क्वेश्चन विच यू आस्क्ड मी, अल्फा जनरेशन अल्टीमेटली इज अ जीरो सम गेम। पहले क्या था, वो हाईलाइट नहीं हो रहा था, ओके? रेगुलेशंस हैव आल्सो बिकम सो स्ट्रॉन्ग नाउ एंड स्ट्रिंजेंट नाउ दैट एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन हो रही है, डिजिटल मोड्स है जहाँ पे इन्वेस्टर देख पा रहा है कि अल्फा जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है। पहले जब इन्वेस्टर को रिटर्न चेक करना था, गीतू जी आप मुझे बोलिए
इन्वेस्टर को रुकना पड़ता था, महीने में एक बार वो फैक्ट शीट पब्लिश होती बिल्कुल थी उसके लिए, राइट? बिल्कुल। अब तो और पेपर फोन पेपर पे पलटना पड़ता था। पेपर पलटना पड़ता है, ये तो डिजिटल मोड में एवरी डे नाउ आर देयर, दे आर सीइंग द यस रिटर्न्स एवरी डे. यस So not that या I'm saying they should see the returns every day, but now information is very much accessible, unlike जी earlier, and जी those challenges are being highlighted, education is being done. तो वो perception change हो रहा है, हुआ है, and it will keep changing towards the better, right? Wherein investors will understand the power of passive funds, and at least अपने पोर्टफोलियो में उसकी कुछ जगह है, ये इन्वेस्टर को जरूर समझ रहा है. तो अब ये बताइए, आपने पोर्टफोलियो का अभी जिक्र किया, तो पोर्टफोलियो में अगर किसी एक नए निवेशक को एक मिक्स बनाना हो म्यूचुअल फंड्स को, तो व्हाट इज द काइंड ऑफ एलोकेशन दैट ही शुड पुट इन पैसिव एंड एक्टिव? Uh, मिक्स देखिए होना ऐसा, चाहिए या फिर? देखिए as a AMC, honestly, I will not comment on what should be the mix, but let me tell you, I can tell you कि obviously mix तो होना ही चाहिए, asset allocation investor ने करना ही चाहिए, but very important कि आप जब आप asset class कोई भी आपके पोर्टफोलियो में बिल्ड कर रहे हो, तो what representative यू पार्क इन योर पोर्टफोलियो, कौन सी स्कीम आपके पोर्टफोलियो में एसेट क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, वो बहुत जरूरी है. फॉर एग्जांपल, अगर इक्विटी एज एन एसेट क्लास है, तो जैसे मैंने आपको कहा निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स जो है एनएससी का, उसमें ऑलमोस्ट 94-95% ऑफ द इंडिया का एम कैप कवर हो जाता है कंपनी वाइज. इट हैज एवरीथिंग, लार्ज, मिड, स्मॉल, माइक्रो, 750 कंपनियां हैं. तो यू शुड हैव अ एसेट क्लास विच ट्रूली रिप्रेजेंट that particular asset class, right? You cannot pick up random schemes saying that they are asset class representative. For example, अब commodity में अगर आपको निवेश करना है और पोर्टफोलियो में commodity का exposure चाहिए, then it can be gold and silver in certain mix based on the advice given by their advisor, or say the RIA who is advising them. So so एसेट एलोकेशन मिक्स बहुत जरूरी है, बट व्हाट डू यू चूज टू रिप्रेजेंट दैट एसेट बिकम्स वेरी क्रिटिकल, एंड वहां पे अगेन आई विल से पैसिव फंड्स विल प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल, बिकॉज दे ट्रूली represent asset class, and there will be multiple passive funds. You will have to choose wise, the one which is more broad based and which can actually represent the a particular asset class, be it equities or be it commodities, right? Depending on the client's asset mix. तो थीमेटिक और फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड्स जो है वो काफी पॉपुलर हो रहे हैं, तो क्या ये ट्रूली पैसिव है या समवेयर बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव? देखिए, थीमेटिक फंड्स अगर आप मुझे पूछे तो उसमें काफी टैक्टिकल फंड्स हैं वो, मतलब मुझे वो एक्चुअली वो चक्रव्यूह की तरह लगते हैं. मतलब आप एंटर कर लोगे, एग्जिट करना, टाइमिंग, somebody has to guide you, and after that also how much somebody will be able to guide you is very difficult. See, themes are all very tactical. You enter and exit based on certain expectations. So thematic funds, I will say, only those investors should enter those who have a very high risk appetite, right? क्योंकि एंट्री एंड एग्जिट वेरी डिफिकल्ट. आज एक थीम है, कल दूसरी थीम परफॉर्म करने लग जाएगी. व्हाट डू यू डू देन, राइट? यू शुड नॉट फील स्टक. सेकेंड इज योर जो फैक्टर फंड्स है, ठीक है, जो मैंने पहले जिक्र किया इनका, स्मार्ट बीटा जी फंड का. तो जी स्मार्ट बीटा फंड देखिए, हम इन्वेस्टर को हमने हमेशा कहा है, आप अपने पोर्टफोलियो को कोर एंड सैटेलाइट में डिवाइड कीजिए. कोर शुड आइडियली बी योर मार्केट कैप बेस्ड इंडाइसेस, क्योंकि मार्केट कैप जब हम कहते हैं, क्या हो रहा है, it is based on collective wisdom rather than relying on the individual wisdom of the fund manager and getting into active funds. collective wisdom में प्राइस डिसाइड हो रही है और वो प्राइस के बेस पे स्टॉक्स को वेटेज दिया जाता है इंडेक्स फंड में, एम कैप बेस्ड इंडेक्स फंड में. तो मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स फंड शुड आइडियली बी योर कोर. सैटेलाइट पार्ट में यू कैन हैव active fund, you can have AIF, PMS. That is where the factor funds will fit in. And I will say again, rather than just relying on an active fund manager, okay, you can consider factor funds which are relatively low cost, and if the investor feels that there is some risk appetite which they have, it should be part of their satellite portion, so that if somebody is looking for market plus returns, then have some satellite portion wherein you can have
smart beta funds or say factor indices as part of their portfolio. But there also you will have to be very mindful because क्या होता है factors perform very differently in different market conditions. Maybe a two-factor index or something which can weather different storms should be considered rather than relying on a single factor. But again, core में I will say market cap based indices ही लेने चाहिए. Satellite में factor fund fit in that bucket. आपने बिल्कुल सही कहा थीमेटिक फंड्स के बारे में. सेक्टर रोटेशन इज हैपनिंग सो फास्ट. किसी में एक मतलब अब तो 3-3 महीने में सेक्टर बदलते हैं. सो इट्स बिकमिंग रियली डिफिकल्ट. सर हमने हाल ही में देखा कि यूएस में जो पैसिव फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसमें काफी अच्छा इजाफा देखने को मिला एंड इट हैज ओवरटेकन द AUM फॉर द एक्टिव फंड्स. इंडिया में कब होने वाला है ये सब कुछ? और आप कोई ऐसी डिफरेंट पैसिव फंड जल्दी लाने वाले हैं NFOs? तो फर्स्ट पहला आपका मैं सवाल का जवाब दूंगा. आप कब होने वाला है वी डोंट नो. बट इफ यू सी द ट्रेंड यूएस में अगर आप देखें तो 2010 में पैसिव फंड्स एज परसेंटेज ऑफ ओवरऑल यूएस industry AUM. And why we are talking about US? Because it is the largest market for passive funds in the world, right? तो US में passive funds का जो परसेंटेज था वो 15% था. ठीक है, 2010 में gradually and slowly it has moved towards almost 41% now. While I say now, at the end of 2024, the share has increased to almost 41%. इंडिया में अगर आप सिमिलर पीरियड में देखते हैं 2010 में almost less than 50 basis points was the share of passive funds. From then to now, at the end of June 2025, the share of passive funds as percentage of overall Indian mutual fund industry AUM has moved to almost 17%. तो अगर आप देखें तो जो ट्रेंड यूएस में रहा है इंडिया भी सिमिलर ट्रेंड ही फॉलो कर रहा है. तो इफ यू वांट द नंबर्स, आपके पास यूएस के नंबर्स हैं, right? You will, I am very sure that you will see similar trend and similar numbers in India too, because the challenges of alpha generation remain same across the world. It is not going to change, right? And जो यूएस में एक्टिव फंड मैनेजर्स ने challenges फेस किए, इंडिया में भी similar challenges हैं, and that is why you will see investors money flowing towards passive funds over a period of time, and passive gaining market share slowly and steadily, similar to what has happened in US. Now coming to our fund, yes, हमने कुछ फंड्स लॉन्च किए. जैसे हमने कहा हमने एक टोटल मार्केट इंडेक्स पे हमारा फंड लॉन्च किया है जो हमारा फर्स्ट, एंड वी होप इट विल बिकम अ फ्लैगशिप फंड ऑल्सो. So we will keep launching broad market indices, funds over broad market indices, and we'll provide all the logical building blocks to the investor so that they can create a passive only portfolio. Core and satellite दोनों ही देंगे. हम इन्वेस्टर को MCAP बेस्ड फंड भी देंगे और हम इन्वेस्टर को सैटेलाइट बेस्ड फंड जो हमने फैक्टर इंडाइसेस के वो भी देंगे. तो दोनों का कॉम्बिनेशन में आइडिया इज if investor wants to build a passive only portfolio, they should have everything available. So all the logical building blocks will definitely provide to the investor. हेमंत सर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बातचीत करने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ इनसाइट इनटू पैसिव फंड्स. थैंक यू, धन्यवाद.